हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्पेक्ट्रम का चैप्टर थर्ड। यूपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्पेक्ट्रम की बुक। हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, आसान भाषा में, जिससे कि हर किसी को समझ में आ सके। तो हम शॉर्ट मैंने नोट्स बनाए हुए हैं इस तरफ, और इस तरफ स्पेक्ट्रम की बुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। तो स्पाइसेस की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी यूरोप में, और 1453 में ओटोमन टर्क्स का राज था इजिप्ट पे, और अरब पे ओटोमन टर्क्स ने रोमन से अपना राज ले लिया था। और जो लैंड रूट था वो ओटोमन टर्क्स के कंट्रोल में था। तो इसको काउंटर करने के लिए पोप निकोलस ने एक बुल दिया प्रिंस हेनरी को 1454 को। लेकिन प्रिंस हेनरी वॉज अनेबल टू फाइंड सी रूट। फिर उसके बाद में प्रिंस हेनरी की डेथ हो गई। उसके 40 साल बाद में एक ट्रीटी ऑफ टोर्डिसिलास हुई, जिसके तहत अटलांटिक ओशियन को डिवाइड कर लिया गया। फ्रांस नहीं, पोर्टुगल और स्पेन, इन दोनों ने ये ट्रीटी साइन की। और जो अटलांटिक ओशियन के वेस्ट वाली साइड थी वो स्पेन को दे दी, और ईस्ट वाली साइड पोर्टुगल को दे दी। तो इस ट्रीटी से 7 साल पहले बार्थोलोम्यू डियास केप ऑफ गुड होप तक आया था, लेकिन वो इंडिया नहीं आ पाया था। लेकिन ही वॉज कन्विंस्ड कि अगर केप ऑफ गुड होप से अगर सीधा चला जाए तो आगे की तरफ इंडिया ही होगा। लेकिन भारत आया कौन? वास्को डी गामा आया 1497 में। ठीक है, ये इसकी इतनी समरी है। तो अब वास्को डी गामा आया, ये अपने 3 शिप्स के साथ में आया, और गुजराती पायलट अब्दुल माजिद लेकर आया इनको मई 1498 में कालीकट में। और कालीकट में एक हिंदू रूलर था जैमुरिन, जिसे सुमुत्री भी कहा जाता था। जैमुरिन बेसिकली क्या है कि एक टाइटुलर नेम है। उसका नाम तो समुत्री था, टाइटुलर किंग को जैमुरिन कहा जाता है केरल में। तो जैमुरिन को ये लगता था कि भाई काफ़ी गिफ्ट्स वगैरह लेके आया होगा वास्को डी गामा, लेकिन वास्को डी गामा तो कुछ नहीं लेके आया था, खाली हाथ आया था। और अरब्स जिनके कंट्रोल में लैंड रूट था वो भी हैप्पी नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था पोर्टुगीज़ मोनोपोली चाहते हैं। तो 3 महीने बाद में वास्को डी गामा वापस लौट गया, और उसने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। उसके बाद में आया पेड्रो एल्वारेज कैब्राल 1500 में, सितंबर 1500 में आया। उसने पोर्टुगीज़ की पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की कैलीकट में, लेकिन जो अदर लोकल्स थे उन्होंने अटैक कर दिया। तो भाई कैब्रल भी गुस्से में आ गया, उसने भी बमबारी कर दी पूरी कैलीकट में। तो उसके बाद में वो चला गया वापस। अब 1501 में वास्को डी गामा आया। उसको पता नहीं था कि पीछे से पेड्रो एल्वारेज कैब्रल ने क्या कारनामे कर दिए। समुत्री जो जैमुरिन था वो तो भाई गुस्से में बैठा था, अब आने दो इसको। तो वास्को डी गामा गया गिफ्ट लेके इस बारी, पहले तो लेके नहीं आया था। तो आते ही जैमुरिन तो भाई मना कर दिया कि नहीं, हम अरब्स को एक्सक्लूड करेंगे ही नहीं, चलो पोर्टुगीज़ वाले बाहर निकलो। तो उसके बाद में फिर उसने वास्को डी गामा ने कैनेनोर में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की। ये फैक्ट्री बेसिकली क्या है कि ये वेयर हाउस टाइप है। जब ये माल एक्सपोर्ट करते हैं ना, मान लो स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे पहले ये पोर्ट पे ना उसको स्टोरेज के लिए रखते हैं। तो जो वेयर हाउस टाइप होते हैं ना पोर्ट पे ही, उन्हें बोलते हैं फैक्ट्री। ये कोई कारखाने नहीं है, इधर कोई माल नहीं बन रहा है। बेसिकली ये गोडाउन या फिर वेयर हाउस टाइप है। उसके बाद में 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को गवर्नर नियुक्त किया जाता है फ्रांस की सरकार द्वारा। 2 साल बाद में इजिप्ट का रूलर और गुजरात
ये भाई आपस में मिलके अटैक कर देते हैं द्यू में। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का बेटा था, वो मारा जाता है। तो अगले साल जाके वो बदला लेता है, लेकिन उसका बेटा तो चला गया 1507 में। और इसकी एक फेमस पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है, तो ये भाई अल्मीडा की है, अल्फांसो डी एल्बुकर्क। ये रियल फाउंडर है। ये एक परमिट सिस्टम लेके आया था, जिससे कि ये परमिट जारी करता था, एक तरह का टोल। और इसने गोवा को कैप्चर कर लिया बीजापुर सुल्तान से 1510 में। सिकंदर के बाद से ये पहली बार हुआ था कि किसी फॉरेनर ने इंडियन टेरिटरी को एक्वायर किया हो। और सती भी एबोलिश कर दी अल्फांसो डी एल्बुकर्क ने। इसके बाद में गवर्नर आते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 6 नंबर पॉइंट को हम देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट को देखते हैं, जिसमें नीनो डी काना की बात की गई है। इसे कुना बोल दो या काना बोल दो, एक ही बात है। अगर एल्बुकर्क की और बात करें तो एल्बुकर्क की बात कर ली हमने। अब नीनो डा कुना की बात करते हैं। 1500 नवंबर में इसे पोर्टुगल का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसने एक काम तो किया, कोचीन से गोवा ले आया अपने हेडक्वार्टर को। अब 2 साल पहले प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहादुर शाह वाला, गुजरात का रूलर था। इसने बसीन दे दिया 1534 में पोर्टुगल को, क्योंकि इसे डर था कि हुमायूं इसे पर अटैक करेगा। लेकिन हुमायूं ने अटैक किया नहीं 1536 में। तो अब फिर इसे लगा कि मैंने बसीन ऐसे ही दे दिया पोर्टुगीज़ को। फिर ये 1537 में गया कि भाई देखो, वहाँ पे समझौता करने गया कि वो मेरा वापस दे दो। लेकिन पोर्टुगीज़ कहाँ मानने वाले थे। पोर्टुगीज़ के शिप पे चला तो गया ये, लेकिन ये वापस लौट कर नहीं आया, उन्होंने मार दिया इसको। जो वाइसराय होता है ना, अब बात करते हैं पोर्टुगीज़ प्रशासन कैसे था। 3 साल के लिए वाइसरॉय को अपॉइंट किया जाता था। उससे लोअर रैंक पे आता था वेडर डा फजिंदा। ये जैसे कार्गो, रेवेन्यू, डिस्पैच का काम देखता था। और उससे नीचे जो फोर्ट हुआ करते थे, उनमें जो फोर्ट का हेड होता था उसे बोलते थे कैप्टन, और कैप्टन के असिस्ट करने वाले उनको बोलते थे फैक्टर्स। तो ये 4 तरह के रैंक हो गए। सबसे ऊपर वाइसरॉय, फिर नीचे 2nd नंबर पे वेडर डा फजिंदा, 3rd नंबर पे फोर्ट के जो हेड होते थे कैप्टन, और उससे नीचे फैक्टर्स। रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? देखो, रिलीजियस पॉलिसी ये था कि धर्म का प्रचार करना है क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा। सितंबर 1579 में अकबर ने इनवाइट किया एक्वावाइबा और मोन्सिलेट को। तो ये चाहते थे अकबर को कन्वर्ट कर दे क्रिश्चियनिटी में, लेकिन ये सफल ना हो पाए। फिर 11 साल बाद में दूसरा मिशन गया अकबर के पास, और फिर वापस से ये नहीं कर पाए अकबर को कन्विंस कि वो अपना रिलीजन चेंज कर ले। और 3rd मिशन गया फिर लाहौर में 1595 में, 5 साल बाद। जेवियर और पिनहीरो, अब इन्होंने क्या किया, ये वापस नहीं आए जाके, ये वहीं पे बस गए, लाहौर में जाके बस गई है। और इन्होंने एक अकबर के जाने के बाद में 1608 में, जहांगीर के टाइम में, इन्होंने आगरा के अंदर एक कारनामा कर दिया भाई। मार्केट में खुले में जाके इन्होंने 20 बैप्टिज़म किया। ये 20 बैप्टिज़म एक तरह का जैसे क्रिश्चियनिटी में ना एक इनका एक रिचुअल होता है, जिसमें कि ये वो वाटर लेते हैं और उस वाटर को ये मानते हैं कि होली वाटर है, और वो होली वाटर ना ये स्प्रिंकल करते हैं, और फिर उन लोगों को कहते हैं कि आप पवित्र हो चुके हो और अभी आप कन्वर्ट करो। तो मतलब 20 बैप्टिज़म कर रहे हैं ये आगरा में पब्लिकली। मतलब इनके देखो आप, इनकी हिम्मत तो देखो। और साथ ही साथ 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में पहुंच जाता है
इसके हाथ में एक पत्र होता है जेम्स वन का। जेम्स वन राजा था इंग्लैंड का। कैप्टन विलियम हॉकिंस का जहाज का नाम होता है हेक्टर, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज मच। अब जो पिन हीरो था, वो ऊपर वाला पिन हीरो, ये जो थर्ड मिशन आया था 1595 में, जो लाहौर में सेटल हुआ था, ये नहीं चाहता था कि भी हॉकिंस किसी तरह से पहुँचे। तो हॉकिंस लेकिन पहुँच गया। और हॉकिंस टर्किश बहुत बढ़िया जानता था, जो कि मुग़ल की कोर्ट लैंग्वेज भी थी। तो जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसबदार अपॉइंट कर दिया। और मनसबदार, जैसे कि मनसबदार होता है, एक होता है जात, एक होता है सवार। जात बोलते हैं रैंक को, सवार बोलते हैं ट्रूप्स को, कि इसे मेंटेन कितना करना होगा। तो इसे सैलरी मिलती थी 30,000 की। इसने हॉकिंस ने मुबारिकेश से शादी कर ली, जो कि एक नोबल था जहांगीर के कोर्ट में। और फिर पोर्टुगल ने क्या किया, ये इनके शिप्स को रोक लेते थे इंग्लैंड वालों को, और इनके पास इतनी कोई बैक एंड में कोई सपोर्ट भी नहीं थी। तो हॉकिंस को समझ में आ गया था कि भी निकल लेना चाहिए, नहीं तो ये मरवा देंगे ये पुर्तगाल वाले। तो 1611 में वो पतली गली निकल लिया। फिर 1612 में आया कैप्टन बेस्ट, 2 जहाज लेके, ड्रैगन और ओसियंडर, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। इन्होंने पुर्तगाल को हरा दिया। 1613 में पुर्तगाल ने मुग़ल शिप्स को कैप्चर कर लिया। फिर एम्परर ने, जहांगीर ने मुकारब खान को भेजा सूरत से, जो सूरत का गवर्नर था। तो इनकी हिम्मत तो देखो, 1613 में जहांगीर के टाइम में इतनी पावरफुल मुग़ल किंगडम होने के बावजूद ये मुग़ल शिप्स को कैप्चर कर रहे हैं। अब 10th पॉइंट देखा जाए तो 24 जून 1632 को सीज ऑफ हुगली हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ कि 2 दासीज थी, उनको शाहजहाँ की बेगम मुमताज़ महल की 2 दासी थी। ये क्या करते थे, पुर्तगाल वाले स्लेव ट्रेड करते थे। तो उन 2 दासी को उन्होंने किडनैप कर लिया, और वो दासी थी, प्रिय दासी थी मुमताज़ महल की, और मुमताज़ महल प्रिय थी शाहजहाँ की। अब शाहजहाँ को भाई गुस्सा आना ही था। शाहजहाँ ने बंगाल के गवर्नर कासिम खान को भेजा कि वो 2 दासी चाहिए किसी भी कीमत पर। तो भाई कासिम खान बोला ला के देंगे भाई। तो कासिम खान जाके बैठ गया हुगली के चारों तरफ से घेराबंदी कर ली। सीज कहते हैं जब चारों तरफ से घेराबंदी कर ले, उसे कहते हैं सीज ऑफ हुगली। तो भाई ये सीज ऑफ हुगली हुई और पुर्तगाल को हरा दिया, फिर वापस से तहस नहस कर दिया। और मुग़ल के 1000 आदमी मारे गए और 400 कैदी ले आए आगरा। प्रिजनर्स वर ओपन, प्रिजनर्स को बोला कि या तो कन्वर्ट कर जाओ इस्लाम में या फिर दास बन के रहो। इस तरह से अब नेक्स्ट करते हैं डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़। अब देखिए पुर्तगाल का पतन कैसे हुआ। मराठा की शक्ति बढ़ रही थी। पुर्तगाल, इन्हें ट्रेड से मतलब नहीं था, ये तो बस लुटेरे थे, पायरेसी करते थे ये। इन्होंने अपना बेस, इनका ध्यान ब्राज़ील की तरफ भी डाइवर्ट हो गया था। और पुर्तगाल और स्पेन का जब इंटीग्रेशन हुआ तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों मिलकर इंग्लैंड हॉलैंड के खिलाफ वॉर में भी उतर गए। 1580-81 में वॉर था स्पेन का, लेकिन पुर्तगाल और स्पेन का इंटीग्रेशन होने के कारण पुर्तगाल को भी वॉर में हिस्सा लेना पड़ा। और जो मोनोपोली थी सी रूट की, वो भी अब इतनी नहीं रही। और डच और इंग्लैंड के जो रिसोर्सेज थे वो काफ़ी ज़्यादा थे पोर्टुगीज़ से। और तालिकोटा बैटल के बाद में भी पुर्तगाल को काफ़ी हानि हुई। तो आज अब ये लास्ट पॉइंट देखते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है पोर्टुगीज़ रूल की। ये बॉडी आर्मर लेके आए, जो कवच होता है ना वो लेके आए। मैचलॉक मैन गन सिस्टम। ये मैचलॉक मैन क्या होता है कि
दो आदमी होते हैं। एक आदमी तो वो एक लंबी पाइप होती है, दोनों एंड से एक एक आदमी पकड़ लेते हैं और उसमें से जैसे एक तरह से रॉकेट लॉन्चर होता है ना, जैसे आर्टिलरी होती है। अब आर्टिलरी को मान लो कि वो दोनों एंड से पकड़ा हो और एक तोप की जैसे देख लो, उसे बोलते हैं मैच लॉक मैन। और गन्स ऑन शिप्स भी पोर्टुगीज लेके आए, यूज़ ऑफ कैसल एंड प्रो एंड स्टर्न।